दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दर्द होता है, उठते बैठते घुटना आपका दुखता है या कुछ देर चलने के बाद घुटने जवाब देने लगते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। क्योंकि हो सकता है आप अपने घुटने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन एक दो ऐसी गलतियां भी कर रहे हो जो दर्द को लंबे समय तक बनाए रख रही है। और आज मैं आपको कोई महंगा सप्लीमेंट्स या कोई ऐसी चमत्कारी इलाज नहीं बताने वाला हूं जो रातों रात आपका घुटना ठीक कर दे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें आपके घर की रसोई में ही मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं हूं हेल्थ एजुकेटर माज, और मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाकर व्यूज़ लेना नहीं है। मेरा मकसद है कि लोगों को हेल्थ की सही और समझने लायक इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि जहां ज़रूरी ना हो वहां सिर्फ गलत जानकारी की वजह से बार बार पैसा खर्च करना पड़े, और जहां मेडिकल हेल्प सच में ज़रूरी हो वहां लोग देर भी ना करें। इसलिए अगर आपको लगता है कि ऐसी सही हेल्थ नॉलेज आपके परिवार के काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हेल्थ एजुकेटर को फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपके परिवार तक भी पहुंचती रहे। और एक काम अभी करिए, कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि आपके घुटने में दर्द कब ज़्यादा होता है। चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ते समय, बैठने से, उठते समय या सुबह उठने के बाद। क्योंकि घुटने का दर्द सिर्फ एक वजह से नहीं होता दोस्तों। किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस की वजह से दर्द हो सकता है, किसी को पुराने इंजरी की वजह से, किसी को मसल की वीकनेस से, और कभी कभी घुटने का दर्द किसी दूसरी प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, घुटने का दर्द और कार्टिलेज डैमेज एक ही चीज़ नहीं है। घुटने के अंदर कार्टिलेज एक स्मूथ लेयर की तरह काम करता है, जो हड्डियों के बीच मूवमेंट को आसान बनाने में मदद करती है। उम्र बढ़ने, इंजरी, जॉइंट पर लंबे समय तक ज़्यादा लोड या कुछ दूसरी कंडीशंस में जॉइंट में बदलाव हो सकते हैं, और पेन, स्टिफनेस और मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। लोग सोचते हैं कि अगर कार्टिलेज कमज़ोर हो गया तो बस कोई एक ड्रिंक पी लिया, कोई पाउडर खा लिया या कोई एक फूड ले लिया और कार्टिलेज वापस पहले जैसा बन जाएगा। ऐसा दावा साइंस सपोर्ट नहीं करती दोस्तों। हाँ, अच्छी बात यह है कि घुटने की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन, सही मूवमेंट, मसल की स्ट्रेंथ और ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस की ऑस्टियो अर्थराइटिस गाइडलाइंस में भी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज को ट्रीटमेंट का क्यूर हिस्सा माना गया है, और रेगुलर एक्सरसाइज से पेन और फिजिकल फंक्शन में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज एकमात्र ऐसी चीज़ है जो घुटने के दर्द को जड़ से ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और साइंस ने भी इस बात को माना है। तो घुटने का दर्द ठीक करने वाली कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, हम ये भी जानेंगे आज और अभी। मेरा काम आपको उम्मीद के नाम पर गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। मेरा काम है आपको ये समझाना कि क्या चीज़ पेन और फंक्शन को सपोर्ट कर सकती है, क्या चीज़ एविडेंस से साबित नहीं है, और कब मेडिकल हेल्प ज़रूरी है। मैंने इस टॉपिक को समझने के लिए नी ऑस्टियो अर्थराइटिस की क्लिनिकल गाइडलाइंस, NIH के NCCIH के टर्मरिक रिसर्च और NIH ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स की कैल्शियम और विटामिन डी इंफॉर्मेशन को देखा है। कई महीनों की रिसर्च को मैं आपको कुछ मिनटों में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हर छोटी बात के लिए इंटरनेट पर अलग अलग गलत क्लेम्स खोजने में अपना समय और पैसा खर्च ना करना पड़े। सही नॉलेज का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई। सही नॉलेज का मतलब है कि आपको पता हो कि किस चीज़ पर घर पर सेफली काम किया जा सकता है और किस सिचुएशन में प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है। और यही वजह है कि मैंने इस टॉपिक को सिर्फ 1-2 दिन देखकर नहीं उठाया। मैंने नी ऑस्टियो अर्थराइटिस और जॉइंट हेल्थ से जुड़ी क्लिनिकल गाइडलाइंस और रिसर्च को डिटेल्स में देखा। ये किताबें नहीं दोस्तों, बल्कि मेडिकल गाइडलाइंस और रिसर्च बेस्ड सोर्सेज हैं। इसलिए मैं आपको किसी काल्पनिक किताब का नाम बनाकर नहीं बताऊंगा। इन सोर्सेज को देखने के बाद एक बात बहुत साफ होती है दोस्तों, वो चीज़ जिसके बारे में आपने शायद अपने घर में बचपन से सुना होगा, हल्दी वाला दूध। पुराने समय से लोग हल्दी को खाने और घरेलू इस्तेमाल में लेते आए हैं।
और मॉडर्न रिसर्च में टर्मरिक के अंदर मौजूद करक्यूमिन पर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन और फंक्शन को लेकर स्टडीज भी हुई हैं। कुछ सिस्टमेटिक रिव्यूज में हल्दी या करक्यूमिन से पेन और फंक्शन में मॉडेस्ट बेनिफिट के संकेत भी मिले हैं, लेकिन एविडेंस अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसे कार्टिलेज रिपेयर या अर्थराइटिस का इलाज कहा जाए। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हल्दी वाला दूध आपका घुटना दोबारा बना देगा तो वे सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि बैलेंस डाइट के साथ हल्दी वाला दूध कुछ लोगों में पेन और स्टिफनेस को मैनेज करने में सपोर्ट दे सकता है, तो ये एविडेंस ज़्यादा करीब है। और इसी वजह से आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ड्रिंक नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो 5 प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जिन पर मैं अपने घुटने की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देता। और अगर मुझे इन 5 में से सिर्फ एक चीज़ चुननी पड़े तो मैं किस चीज़ को सबसे पहले चुनूंगा, ये बात मैं वीडियो के आखिर में बिल्कुल साफ बताऊंगा। लेकिन क्योंकि घुटने को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी सपोर्ट करना पड़ता है, तो पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातों को भी समझना ज़रूरी है। अब दोस्तों आते हैं उन 5 कामों पर जिन पर मैं अपने घुटने की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देता। और पहला काम है सही मूवमेंट। घुटने में दर्द होने पर बहुत से लोग पूरी तरह चलना फिरना बंद कर देते हैं, लेकिन हर तरह के नी पेन में कंप्लीट रेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों, ये बात अच्छे से जान लें। खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में रेगुलर और कंट्रोल्ड एक्सरसाइज पेन और मूवमेंट को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है ये हम अभी आगे ही जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जाननी है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द में ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करनी है, मतलब है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जेंटल मूवमेंट और धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना। अगर मुझे अपने घुटने के लिए एक सिंपल शुरुआत करनी हो तो मैं आराम से वो करता और ज़रूरत के हिसाब से चेयर से उठना बैठना या सिंपल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करता। लेकिन अगर किसी एक्सरसाइज से तेज़ दर्द, स्वेलिंग या इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसे रोककर प्रोफेशनल असिस्टेंट लेना ज़्यादा समझदारी है दोस्तों। दूसरा काम अपने आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं दूसरा काम करता वो ये करता कि मैं अपने घुटने की जो आसपास की मेरी मसल्स होती जैसे थाई, हिप्स, उनको मजबूत बनाने का मैं काम करता। क्योंकि दोस्तों घुटने के आसपास की मसल्स मजबूत होंगी तो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको संभालना आसान हो जाएगा। खासकर थाई और हिप्स मसल की स्ट्रेंथ नी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सिर्फ घुटने को नहीं देखता, मैं पूरे लेग को देखता हूँ। मतलब ये है दोस्तों, अगर हमारे नी के आसपास की मसल्स जैसे थाई और हिप्स मजबूत होंगे तो घुटनों पर कम प्रेशर आएगा और घुटनों को कम लोड मिलेगा कोई भी काम करने के लिए, और इस तरह घुटने बिना दर्द के लंबे समय तक ठीक चलते रहेंगे। इसलिए हिप्स और थाई को मजबूत बनाओ। इनको मजबूत करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये भी हम आगे अभी जानेंगे। और ये साइंटिफिक प्रूफ है कि थाई और हिप्स मजबूत होने से घुटने बिना दर्द के बुढ़ापे में भी ठीक ठाक चलते रहते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो मैं काम करता वो करता अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखने का काम। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों लोगों से। लोग सोचते हैं कि कैल्शियम की एक गोली या कोई एक फूड घुटने को स्ट्रॉन्ग बना देगा, ऐसा नहीं है। शरीर को प्रोटीन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हड्डियों को हर चीज़ चाहिए। हड्डियों को प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और विटामिन डी भी चाहिए और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, खाली कैल्शियम से काम नहीं चलेगा कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और हमारा घुटना ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें प्रोटीन भी चाहिएगा, कैल्शियम भी चाहिएगा और विटामिन डी भी, और इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हड्डियों को मजबूत और घुटनों को मजबूत बनाने वाली डाइट सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि डाइट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसकी कमी से घुटने में दर्द या हड्डी कमज़ोर पड़ती है। इसलिए अगर आप हड्डी मजबूत करने वाली डाइट सही ले लें तो आपके घुटने के दर्द ठीक करने के लिए ना कोई सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा आपको, ना कोई दवाई। सिर्फ डाइट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने घुटने को बुढ़ापे में भी ठीक रख सकते हैं। लेकिन डाइट की ज़रूरत हर व्यक्ति की अलग अलग होती है।
अब दोस्तों, हड्डियों को मजबूत करने वाली कौन सी डाइट लें ये भी हम अभी जानेंगे, आगे जानेंगे। लेकिन पहले फिलहाल आप मोटा मोटा ये जान लें कि आप घुटनों का दर्द ख़त्म करने और हड्डियां मजबूत करने के लिए अपने घर के खाने में क्या क्या इस्तेमाल करें। मोटा मोटा बता रहा हूँ फिलहाल, आगे हम खुलकर इस पर बात करेंगे डाइट पर। फिलहाल ये उन लोगों के लिए है जो लोग मोटा मोटा समझना चाहते हैं, उनके समझ में ना आए फिर बाद में। मोटा मोटा बता रहा हूं कि आपको क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये डाइट क्यों इंक्लूड करनी है ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको जो खाना है वो खाना है अपने घुटनों को ठीक करने के लिए, दर्द को और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। वो है दाल, चना, राजमा, दूध और दही, पनीर, टोफू, हरी सब्जियां, नट्स और सीड्स जैसी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। ये डाइट लेने से दोस्तों आपकी हड्डियां लोहा बन जाएंगी। और ये डाइट मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं दोस्तों, बल्कि रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और एग्स भी बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये डाइट आपकी हड्डी मजबूत करने, दर्द कम करने, घुटने के और जॉइंट के जो दर्द हैं वो ख़त्म करने में हेल्पफुल होती है। अब दोस्तों, जो चौथा काम मैं करता वो करता अपने बॉडी वेट को अपनी हेल्थ रेंज में रखने का काम। खासकर अगर किसी व्यक्ति का वेट ज़्यादा है, बात सिर्फ इतनी है कि चलने और सीढ़ियाँ चढ़ने जैसी एक्टिविटीज़ में घुटने पर मैकेनिकल लोड आता है और एक्स्ट्रा बॉडी वेट ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क और सिम्टम्स से जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को वेट मैनेजमेंट की ज़रूरत हो तो क्रैश डाइट नहीं बल्कि धीरे धीरे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। इससे सिर्फ 5 से 10 किलो वज़न कम करने से ही आपको अपने घुटने के दर्द में कमी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, जो मैं पांचवा काम जो मैं करता मैं अपने पेन को दबाकर सिर्फ आगे बढ़ते रहने का काम ना करता, बल्कि पेन के पैटर्न को समझने का काम करता। अगर दर्द बार बार हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, स्वेलिंग है, घुटना लॉक होता है, बार बार गिव वे करता है, इंजरी के बाद बहुत दर्द है, या आप पैर पर ठीक से वेट नहीं डाल पा रहे हैं, तो फिर मैं घुटने का सही दर्द समझता आखिर है क्यों, और जिस वजह से होता उस वजह का प्रॉपर इलाज करता। अगर सिर्फ घर के नुस्खे पर डिपेंड करना सही होता तो घर से ही ठीक करने की कोशिश करता, नहीं तो डॉक्टर से मिलकर सही इलाज का पता करता। अब आते हैं उस ड्रिंक पर जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। मैं जो ड्रिंक बताता हूँ उसमें सबसे सिंपल चीज़ है हल्दी वाला दूध। 1 कप गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में हल्दी मिलाई जा सकती है। इसे कोई मेडिसिन समझकर ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दूध सूट करता है तो इसे अपनी नॉर्मल डाइट का हिस्सा बना लें। हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है और टर्मरिक और करक्यूमिन पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन और फंक्शन को लेकर रिसर्च हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये रिसर्च हुई है। कुछ स्टडीज़ में बेनिफिट्स के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी इसे कार्टिलेज को दोबारा बनाने वाला इलाज नहीं कहा जा सकता। अब मैं इसमें एक बात और क्लियर कर दूं आपकी। इंटरनेट पर आपको दोस्तों हल्दी के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलाकर ऐसी ड्रिंक्स मिलेंगी जिन्हें लोग मिरेकल ड्रिंक बताते हैं, लेकिन ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने से ड्रिंक ऑटोमेटिकली ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाती। अगर किसी को सिंपल हल्दी वाला दूध ही पसंद है तो वही काफ़ी है, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दूध आपको सूट नहीं करता, लैक्टोज इंटॉलरेंस है या आप डेयरी नहीं लेते, तो सिर्फ हल्दी वाला दूध पीना ज़रूरी नहीं है। हल्दी को नॉर्मल फूड में इस्तेमाल करना भी एक ऑप्शन है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी है। अगर आप ब्लड थिनर जैसी मेडिसिन लेते हैं, गोल ब्लैडर से जुड़ी प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी या कोई मेडिकल कंडीशन है, या आप टर्मरिक या करक्यूमिन सप्लीमेंट की हाई डोज लेने की सोच रहे हैं, तो पहले डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछना बेहतर है, क्योंकि फूड में थोड़ी हल्दी इस्तेमाल करना और कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट लेना एक जैसी बात नहीं है। अब अगली चीज़ है विटामिन डी और सनलाइट। लेकिन यहाँ भी एक मिथ क्लियर कर दूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी देर धूप में बैठने से हर व्यक्ति की विटामिन डी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। विटामिन डी स्टेटस पर स्किन टाइप, सीजन, लोकेशन, क्लोथिंग और कई दूसरे फैक्टर्स
असर डालते हैं। इसलिए डेफिशिएंसी का शक हो तो ज़रूरत के हिसाब से मेडिकल एडवाइस और टेस्ट ज़्यादा रिलायबल तरीका हो सकता है। कैल्शियम की बात करें तो दूध और दही जैसे फूड्स के अलावा कई दूसरे फूड सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन कैल्शियम अकेला पूरी स्टोरी नहीं है। बोन हेल्थ के लिए ओवरऑल न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, घुटना सिर्फ बोन नहीं है, इसमें कार्टिलेज, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स और टिश्यूज भी होते हैं। इसलिए सिर्फ कैल्शियम बढ़ाते रहना नी पेन का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर के पास मत जाइए और घर के नुस्खे से हर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेरा मकसद लोगों को डॉक्टर से दूर करना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको बेसिक हेल्थ नॉलेज इतनी सही मिले कि आप समझ सकें कि कब लाइफ स्टाइल पर काम करना है, कब अपनी हैबिट्स सुधारनी है और कब प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी है। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कभी कोई ज़रूरी ट्रीटमेंट डिले कर देता है और कभी ऐसी चीज़ों पर महीनों पैसा खर्च करता रहता है जिनका कोई भरोसेमंद फ़ायदा साबित नहीं है। सही नॉलेज का मतलब डॉक्टर को रिप्लेस करना नहीं है, सही नॉलेज का मतलब है सही समय पर सही फैसला लेना। और अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अपने घुटने की हेल्थ के लिए सिर्फ एक काम चुनूँ तो वे कौन सा होगा? इसका जवाब मैं बिल्कुल साफ बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस पूरे रूटीन में सबसे ज़्यादा असर डालने वाली चीज़ क्या है और किन सिचुएशंस में घर का नुस्खा बिल्कुल पर्याप्त है और किन सिचुएशंस में नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से बताता हूँ कि अगर मैं अपने घुटने की हेल्थ के लिए घर की चीज़ों और सिंपल एक्सरसाइज पर काम करूँ तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले फूड्स की बात करते हैं। नंबर 1 है दूध या दही। दूध और दही कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं और कैल्शियम हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी मिनरल है। तो मैं रोज़ 1 गिलास दूध ज़रूर पीता। और विटामिन डी शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इसलिए सिर्फ कैल्शियम पर ध्यान देना पूरी कहानी नहीं है। अगर दूध आपको सूट करता है तो रोज़ अपनी नॉर्मल डाइट में दूध या दही रखें आप। इसे किसी मेडिसिन की तरह ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 फूड है दोस्तों दाल, चना और राजमा। इनसे आपको प्रोटीन के साथ कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताए थे शुरू में वीडियो के। और प्रोटीन मसल्स को मेंटेन करने के लिए भी ये फूड्स ज़रूरी हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, मजबूत मसल्स घुटने की डेली मूवमेंट को सपोर्ट करती है। समझो बात को, मजबूत मसल्स घुटने की डेली मूवमेंट को सपोर्ट करती है, यानी कि मसल्स मजबूत होना ज़रूरी है। हमें वही फूड्स नहीं खाने जिनसे हमारी हड्डियां मजबूत हो, बल्कि हमें वो फूड्स भी खाने होंगे जिनसे हमारी मसल्स मजबूत हो, और मसल्स प्रोटीन से मजबूत होती है। इसलिए मैं सिर्फ कार्टिलेज के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं घुटने के आसपास की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखूंगा। क्योंकि अगर मसल मजबूत होगी, घुटने पर प्रेशर कम जाएंगे, जिससे घुटना लंबे समय तक ठीक चलेगा और दर्द में राहत मिलेगी। प्रोटीन लेने से घुटने के आसपास की मसल्स जो है वो मजबूत होंगी, जिससे घुटना नॉर्मल फील करेगा। इसलिए मैं रोज़ अपने खाने में दाल, चना, राजमा इस तरह के प्रोटीन सोर्स ज़रूर लेता। नंबर 3 जो फूड है दोस्तों, वो है आपके घुटने के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट फूड में समझता हूँ, वो है रागी। कैल्शियम का एक अच्छा फूड सोर्स है और इसे रोटी, दलिया या दूसरे नॉर्मल मील्स में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसे कोई मैजिक नी फूड समझने की गलती मत करना। एक फूड अकेले नी पेन ठीक नहीं करता, लेकिन हाँ, नी पेन में बहुत हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फूड है नी पेन के लिए दोस्तों। नंबर 4 पर जो फूड है वो है हरी सब्जियां। मैं हरी सब्जियां ज़रूर खाता, जैसे ब्रोकली, केबेज और दूसरी वेजिटेबल्स ओवरऑल हेल्दी डाइट का हिस्सा हैं और कुछ में कैल्शियम और दूसरे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं इनमें। इसलिए प्लेट में सिर्फ रोटी और सब्जी की थोड़ी मात्रा नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के फूड्स रखना ज़्यादा मैं पसंद करता। और दोस्तों नंबर 5 पर हैं नट्स और सीड्स। इनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करता, जैसे बादाम, तिल और दूसरे सीड्स डाइट में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स जोड़ सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इनमें हेल्दी फैट्स होता है जो इन्फ्लेमेशन और दर्द में राहत दे सकते हैं। अब फूड्स के बाद
आते हैं उन एक्सरसाइज पर जिनका मकसद घुटने के आसपास की मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना है और जिससे आपके घुटने पर कम प्रेशर पड़ेगा और ऐसे आपका घुटना लंबे समय तक ठीक चलेगा। और घुटने का दर्द भी ये एक्सरसाइज आपका जड़ से खत्म करेंगी, क्योंकि साइंस में ये प्रूफ है कि घुटने का दर्द एक्सरसाइज एकमात्र ऐसी चीज है जो जड़ से खत्म कर सकती है। सिर्फ ये एक्सरसाइज 3 हफ्ते रेगुलर करने से ही आप खुद अपने घुटनों के दर्द में आराम महसूस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके घुटने के दर्द में एक जादू की तरह काम करेंगी। इन एक्सरसाइज को हमेशा करना, दर्द ठीक होने के बाद भी करते रहना। पहली एक्सरसाइज है क्वाड सेट। इसके लिए पीठ के बल आराम से लेट जाइए और पैर सीधा रखिए। आप घुटने के नीचे एक छोटा टॉवल रख सकते हैं और थाई मसल्स को धीरे से टाइट करते हुए घुटने के पीछे वाले हिस्से को नीचे की तरफ प्रेस करें। करीब 5 सेकंड्स होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। ऐसे आराम से कई रेपिटेशंस में ये एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसका मकसद थाई मसल्स को एक्टिवेट करना है ताकि घुटने के आसपास सपोर्ट बेहतर हो। दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज। एक पैर को मोड़कर फुट जमीन पर रखें और दूसरा पैर सीधा रखें। आप सीधे पैर की थाई मसल्स को टाइट करके उस पैर को धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठाएं, फिर कंट्रोल के साथ वापस नीचे लाएं। पैर को झटके से ऊपर नहीं फेंकना है। इस एक्सरसाइज में मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए। इससे क्वाड, ट्राइसेप्स और हिप के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथ करने में मदद मिल सकती है। तीसरी एक्सरसाइज है चेयर सिट टू स्टैंड। एक मजबूत चेयर के सामने खड़े होकर या चेयर पर बैठकर धीरे धीरे उठिए और फिर कंट्रोल के साथ वापस बैठिए। शुरुआत में हाथों का सपोर्ट लेना पड़े तो ले सकते हैं। यहाँ लक्ष्य बहुत नीचे बैठना नहीं है, जितनी रेंज कंफर्टेबल हो उतनी ही करें। इससे रोजमर्रा के उठने बैठने वाली मूवमेंट से जुड़ी मसल्स मजबूत करने में मदद मिल जाती है। चौथी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लेग कर्ल। किसी स्टेबल चेयर या टेबल का हल्का सपोर्ट लेकर सीधे खड़े हो जाइए। एक पैर को दोस्तों धीरे धीरे पीछे की ओर तरफ मोड़िए, हील को पीछे ले जाइए और फिर धीरे धीरे वापस नीचे लाइए। शरीर को आगे पीछे झुलाना नहीं है, इसका मकसद थाई के पीछे वाली मसल्स को स्ट्रेंथ करना है। पांचवी जो है चीज वो है वॉकिंग। लेकिन यहाँ भी एक गलती मत करना। अगर घुटने में दर्द है तो पहले दिन बहुत ज्यादा वॉकिंग शुरू मत कर देना। आरामदायक पेस में छोटी वॉक शुरू करें और शरीर की टॉलरेंस के हिसाब से धीरे धीरे समय बढ़ाएं। रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स और फिजिकल फंक्शन में मदद कर सकते हैं। सिर्फ ये एक्सरसाइज 3 हफ्ते रेगुलर करने से ही आप खुद अपने घुटनों के दर्द में आराम महसूस करेंगे। इन एक्सरसाइज को हमेशा करना, दर्द ठीक होने के बाद भी करते रहना। अब अगर आप मुझसे पूछें कि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेरा जवाब होगा कंसिस्टेंसी। आज हल्दी वाला दूध पी लिया और फिर 10 दिन कुछ नहीं किया, इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। आज एक्सरसाइज कर ली और फिर पूरा दिन बैठे रहे, ये भी सही अप्रोच नहीं है। मेरा फोकस होगा रोज थोड़ा मूवमेंट, हफ्ते में रोजाना नियमित स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस्ड फूड और अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना। और अगर मुझे इन 5 चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ चुननी पड़े तो मैं एक्सरसाइज और रेगुलर मूवमेंट को सबसे पहले रखूंगा, क्योंकि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरसाइज के फायदे के लिए क्लिनिकल गाइडलाइंस का एविडेंस काफ़ी मजबूत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नी पेन वाले व्यक्ति को यही एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर दर्द किसी इंजरी के बाद शुरू हुआ है, घुटना बहुत सूज गया है, घुटना लोक हो रहा है, बार बार जवाब दे रहा है, पैर पर वेट डालना मुश्किल है, बुखार के साथ जॉइंट लाल या बहुत गर्म है, या दर्द लगातार बढ़ रहा है, तो घर पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से असेसमेंट कराना जरूरी है। और एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर कार्टिलेज सच में डैमेज हो चुका है तो मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूंगा कि सिर्फ हल्दी वाला दूध पीकर वे नया कार्टिलेज बन जाएगा। मेरा काम आपको उम्मीद के नाम पर गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। मेरा काम है आपको ये समझाना कि क्या चीज़ पेन और फंक्शन को सपोर्ट कर सकती है, क्या चीज़ एविडेंस से साबित नहीं है और कब मेडिकल हेल्प ज़रूरी है। मैंने इस टॉपिक को समझने के लिए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्लिनिकल गाइडलाइंस, NIH के NCCIH के टर्मरिक रिसर्च और NIH ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स की कैल्शियम और विटामिन डी इंफॉर्मेशन को देखा है। कई महीनों की रिसर्च को मैं आपको कुछ मिनटों में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हर छोटी बात के लिए इंटरनेट पर अलग अलग गलत क्लेम्स खोजने में अपना समय और पैसा खर्च ना करना पड़े।
सही नॉलेज का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई। सही नॉलेज का मतलब है कि आपको पता हो कि किस चीज़ पर घर पर सेफली काम किया जा सकता है और किस सिचुएशन में प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है। और अगर मैं सिर्फ अपने लिए काम चुनूँ तो मैं रेगुलर कंट्रोल्ड एक्सरसाइज और डेली मूवमेंट को चुनूंगा, क्योंकि घुटने को सिर्फ आराम नहीं, सही तरीके की मूवमेंट और स्ट्रेंथ भी चाहिए। लेकिन याद रखिए, पेन को इग्नोर करके एक्सरसाइज नहीं करनी है, शरीर के सिग्नल को समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यही अप्रोच आपके घुटने को लंबे समय तक एक्टिव रखने में ज्यादा प्रैक्टिकल है। दोस्तों, अगर आपको इस जानकारी से कुछ सीखने को मिला है तो आप दोस्तों अपने परिवार के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही हेल्दी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हेल्थ एजुकेटर फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हेल्थ एजुकेटर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही हेल्दी एक नए टॉपिक के साथ।